नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड हिंदी। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। चर्चा किस पर होगी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का बजट आया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। भारी भरकम बजट, तकरीबन 7 लाख करोड़, 6.9 लाख करोड़ का ये बजट है। इसीलिए इसे बाहुबली बजट कहा गया। पिछली बार के बजट से इसमें काफी बढ़ोतरी की गई। पिछली बार 6.15 लाख करोड़ का ये बजट था, लेकिन इस बजट में हर तबके के लिए क्या है, साथ ही साथ क्या ये बजट ऐसा बजट है जिससे उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, स्पीड अप होगा, पुशअप सरकार की तरफ से मिलेगा, किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया और क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ध्यान दिया जाना था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं इस पर बातचीत के लिए। हमारे साथ आशुतोष अग्निहोत्री जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सीए तृप्ति सिंघानिया सुवानी जुड़ी हैं जो कि फाउंडर हैं वुमेन इनोवेटर, सीईओ केजीएस एडवाइजर्स की। रेणुका दांग हमारे साथ हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ साथ डायरेक्टर हैं यूवी ओवरसीज के। रेणुका जी, ये जो बजट आया है सरकार का, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप हेल्थ की फील्ड से भी जुड़ी हुई हैं, आप महिला भी हैं, तो आप एक साथ तीन तीन फील्ड के लिए बता सकती हैं कि क्या चीज है आपको लगता है कि सरकार ने एक बेहतर बजट पेश किया या सरकार की मंशा ठीक थी लेकिन दिशा सही नहीं ले पाई? क्या ये बजट आपको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाला, स्पीड अप करने वाला बजट लग रहा है? थैंक यू अर्चना जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एज अ पैनलिस्ट टुडे। और सबसे पहले कहूंगी कि फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस बजट ने ऐसी उपहारों की बारिश की है कि मौसम अच्छा हो गया है और मैं इस बजट का स्वागत करती हूँ। और आप इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को बहुत ही मजबूत करने वाला ये बजट है। और आप ये देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा जिसको डिस्कस नहीं करा हो, जिसके लिए कुछ सैंक्शंस नहीं हुए हो और कुछ व्यवस्थाएं नहीं हुई हो। आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर इंडस्ट्रियलिस्ट, पार्क्स, एनवायरमेंट, पर्यावरण, आप मुझे बताइए ना कहाँ पे इग्नोर हुआ है? कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे इस बजट में कुछ इग्नोरेंस हुई हो। मैं दिल से इस बजट का स्वागत करती हूँ। चलिए, आप कह रही हैं कि बजट बहुत अच्छा है और आप इस बजट का स्वागत करती हैं। देखिए, आशुतोष 14 जी, मेडिकल कॉलेजेस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। 2017 में कहाँ 2 एयरपोर्ट थे, अब 21 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 2 निर्माणाधीन है। तो आप मुझे बताइए, जब ये सब विकास होता है देश का, जब खुशहाली आती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आई कैन से कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे आपने एक उसमें था सामूहिक विवाह के लिए कितना बजट सैंक्शन हुआ है, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जब ये सब होगा तो हमारे को डेफिनेटली एज एन इंडस्ट्री आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग। रेणुका जी, उत्तर प्रदेश के होने के नाते जो खुशी दिखनी चाहिए थी, मुझे भी ये खुशी हुई क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ और मतलब उत्तर प्रदेश में 21 फंक्शनल एयरपोर्ट होंगे कुछ समय बाद। ये सोचना भी मुश्किल था, जहां पर अगर आपको एक एयरपोर्ट के लिए कितनी कितनी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, कितना सफर करना पड़ता था, तो ये सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मुझे भी लग रहा है कि बजट अच्छा Yeah, बजट है जिसकी सरकार yeah, ने it is a बात very, कोशिश yeah, it की is है। very exciting and it is going in a very positive, path. It is going on a very positive path. आप देखिए, मुझे बिजनेस की कोई इंडस्ट्रियल मीटिंग करनी होती थी, मैं हमेशा आदि में जाती थी, आदि अवॉइड कर जाती थी कि इतना मुझे ट्रैवल, आज मैं लौटी हूँ, कल मुझे फिर ट्रैवल करना है। तो एयरपोर्ट्स आ जाएंगे तो देखिए, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है। या मैं सिर्फ ये रोती रहूं कि इंडस्ट्री के लिए सैंक्शंस नहीं हुए, टैक्स में कटौती नहीं, या मैं इस बात पे खुश हूं कि उसी से एक एयरपोर्ट बन जाएगा तो मेरी ग्रोथ हो जाएगी इंडस्ट्री की। तो कुल मिला के मैं कहूंगी, योगी जी की सरकार के नेतृत्व वाले इस बजट का मैं स्वागत करती हूँ। और साथ में जो इस बार की थीम है बजट की, जो समग्र विकास की थीम है, उसका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और योगी जी की सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि महिला केंद्रित बजट है और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और हमारे इस पैनल में भी इस वक्त 3 महिलाएं हैं, लेकिन एक पुरुष है, उनको लगेगा कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। आशुतोष जी, आप इस बजट का कैसे आकलन करते हैं? पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश से आते हैं आप, आपको क्या लगता है जो घोषणाएं की गई हैं पिछले बार की बजट में, जो घोषणाएं थी वो कितनी धरातल पर उतर पाई, कितना उस पर काम हो पाया? और इस बार भारी भरकम बजट, तकरीबन 7 लाख करोड़ के बजट की घोषणा तो की गई है, लेकिन क्या वाकई ये धरातल पर उतर पाएगा?
अर्चना जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। आपने कहा कि 3 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और तीनों महिलाएं एक ही सुर में बोलेंगी, मुझे जहां तक लग रहा है जिस अंदाज में है। खैर, ये चीज अच्छी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, और हमारे यहाँ तो घर में भी महिलाओं का ही राज चलता है। बात बजट की हो रही है। पिछले 17 साल के करियर में मैंने 3 सरकारों को देखा। मैंने बसपा सरकार में भी देखा काम करते हुए, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा, और योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल। बजट हर समय सरकार जो भी लेकर आती है, तो वो कुछ अपेक्षाओं के अनुसार लेकर आती है और बेहतर करने के लिए लाती है। समस्या होती है उस पर इम्प्लीमेंट किस आधार पर। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगी। अभी आशुतोष जी कह रहे थे घर में औरतों का ही राज चलता है। मेरा उनसे एक ये प्रश्न जरूर मेरी तरफ से करिएगा कि औरतों के घर के राज से देश का विकास संभव नहीं है। अगर देश के हम विकास और कल्याण की बात करें तो हमें आगे निकल के महिलाओं को काम करने हैं और देश के विकास में पूरा पूरा सहयोग देना है। घर में रोक चला के देश का विकास नहीं होने वाला है। बिल्कुल, 50% अगर आबादी, अगर इस देश की 50% आबादी अगर दूर रहेगी इस व्यवस्था से, तो कैसे देश विकास कर पाएगा। और इसी की बात प्रधानमंत्री भी लगातार करते हैं अपनी चर्चाओं में, अपने भाषणों में। तृप्ति जी, आप एक सीए होने के नाते गुणा भाग जोड़ घटा के इस बजट को कितने नंबर देंगी, कैसे देखती हैं, कैसे आंकती हैं? आई थिंक कोई भी चीज अर्चना, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एक कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो आई थिंक दिस बजट इज गिविंग अ लॉट ऑफ वेटेज, बहुत वेटेज दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैं बरेली से हूँ, यूपी से हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने का क्या बेनिफिट है। जब मैं यहाँ पे दिल्ली में जब आई तो तब मेट्रोज नहीं होते थे। हमें कॉलेज जाना होता था, मेट्रो में ट्रैवल करना आज के लिए इतना कन्वीनियंट हो गया है। सो आई थिंक मेट्रो के लिए बजट बन गया है, बजट का प्रोविजन बनाया गया है। इससे काफी सुविधा और काफी कनेक्टिविटी मिलेगी बच्चों को निकल के आगे एजुकेशन को, और अपॉर्चुनिटीज के लिए जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसका बहुत मेजर योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का तो है ही। इन एडिशन जो गवर्नमेंट ने वुमेन के ऊपर फोकस करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए फंडिंग एक बजट बनाया है और सपोर्ट करने की बात की है फॉर सेल्फ रिलायंट वुमेन, मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर वुमेन सेल्फ रिलायंट है तो वो अपनी मैरिज का खर्चा भी खुद उठा पाएगी, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे वो बहुत अच्छे परिवार की हो। आज हमारी काफी स्कीम्स के बारे में बात हुई और बजट में बात की गई है। मोस्टली स्कीम रूरल वुमेन, बैकवर्ड पीपल के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है बजट में वुमेन इज इम्पोर्टेंट, बैकवर्ड रूरल इज अ सेकेंडरी। आज अगर आप देखिए अर्बन वुमेन, अर्बन वुमेन ज्यादा टैलेंट होते हुए ही आज वो काम नहीं कर रही हैं। और आपने सही बोला, 50% पॉपुलेशन आज हमारी वुमेन है, और अगर हमें जीडीपी ग्रोथ चाहिए अपनी कंट्री का या किसी स्टेट गवर्नमेंट का, तो हमें उन वुमेन से कंट्रीब्यूशन इन रियल जीडीपी करवाना जरूरी है। चाहे वो 3 घंटे काम करे, 5 घंटे काम करे, और उसके लिए सपोर्ट सिस्टम, इंक्यूबेशन के लिए भी सपोर्ट बताया गया है बजट में, तो वो बहुत अच्छी बात है स्टार्टअप के लिए। बट एमएसएमई सपोर्ट सिस्टम, आज हमारी वुमेन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल बिजनेसेस में काम कर रही हैं, तो उनको फंडिंग चाहिए होती है, उनको लोन्स चाहिए होते हैं, उनको राइट गाइडेंस चाहिए होती है। तो उस पे ये बजट का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर उनको ये पता है कि हाँ, मैं जाकर अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए मुझे यहाँ से मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ, तो ये सपोर्ट सिस्टम, ये अपॉर्चुनिटी के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको सपोर्ट देना जरूरी है। सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट देने से अपॉर्चुनिटीज टर्न नहीं हो पाती हैं। इंक्यूबेटर्स एंड कोवर्क्स जो सपोर्ट सिस्टम आज स्टार्टअप्स को, एमएसएमई को, वुमेन को दे सकते हैं, उनको मेजर सपोर्ट चाहिए टू स्केल अप, बड़ा करने के लिए। छोटा एमएसएमई को आगे पहुंचाने के लिए, आगे सपोर्ट सिस्टम के लिए हमें बहुत कोशिश चाहिए, मतलब बहुत फंड्स चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। और सारी चीजें, सिक्योरिटी, सेफ्टी, वुमेन की मैरिजेस, सब उसमें से निकल जाएगा जब वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी। अर्चना, आई होप यू नो कि अगर आपके पास पैसा है, कमा रहे हो,
तो मैरिज खुद करा लोगे, सिक्योरिटी का टेक केयर कर लोगे, गाड़ी में ट्रैवल करोगे रिक्शे की जगह या व्हाटएवर, राइट। सो मुझे लगता है ये ओवरऑल बजट इज वेरी गुड इनिशिएशन थिंकिंग कि हमें आज वुमेन को सपोर्ट देना है, आगे बढ़ाना है। जी, आप कह रहे हैं कि वुमेन सेंट्रिक है, ध्यान रखा गया महिलाओं का इस बजट में। स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के लिए जो फंड दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा फायदा करेंगे, क्योंकि सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फंड देकर उतनी तेजी नहीं आती या वो मदद नहीं मिल पाती जिसकी जरूरत होती है। आशुतोष जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन साथ ही साथ एक बात जो रेणुका जी ने कही थी वो मैं आपको बता दूं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये, मतलब सभी महिलाएं मानती होंगी कि सिर्फ महिलाएं अब घर तक सीमित रहेंगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो जरूरी है कि महिलाएं भी बाहर निकलें और साथ में काम करें, ताकि देश के विकास में अगर 50% आबादी अलग रहेगी तो देश की विकास की गति धीमी हो जाएगी। तो जरूरी है उनका भी सहयोग। आप अपनी बात पूरी करें। बीच में व्यवधान आ गया था नेटवर्क का, मुझे लग रहा है कि कोई बजट विरोधी सुन रहा होगा तो उसने गड़बड़ कर दिया। आपने कहा महिलाओं की बात, मैं बजट को लेकर के ही बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं 2003 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हमारे देश में थी केंद्र में, तो उन्होंने भारत उदय का एक नारा दिया। हालांकि सरकार उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जब 2014 का समय आया, उस समय लगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने एक मजबूती के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास किया। 17 में जब योगी जी आए तो उन्होंने एक नया अपना विजन दिखाया और उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। जब 17 से आगे 22 तक हम बढ़े तो ये लगा कि नहीं, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ रह सकता है, और लोगों ने कहा कि इसको विरोधी आगे ले जाएंगे। लेकिन जो सरकार की सोच थी, सरकार ने काम करने का जज्बा दिखाया, उसके आधार पर ही 22 में भी उनको जनादेश मिला। बजट इस बार भी जो लागू किया गया है, जो घोषित किया गया है, उसको भी सरकार ने बड़ा नाप तोल करके किया है। और आप अगर गंभीरता से देखेंगे, इसको समझेंगे और इसका मंथन करेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआती चरण है, हम लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लगभग सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है सरकार ने। सरकार का ये पूरा बजट 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर है। सरकार उस चुनाव में इस स्थिति को लेकर जाना चाहती है कि कहीं भी किसी भी जगह किसी भी मुद्दे पर कहीं भी वो कमजोर ना हो जाए। बजट की समीक्षा करने वाले लोग तरह तरह से करेंगे। इसमें लोग जिनको ये लग रहा होगा कि लोग लुभावन घोषणाएं हैं, तो वो अपने हिसाब से सोचेंगे। यहाँ पे मैं करूंगी कि ये आपको क्यों लग रहा है कि मुझे भी लग रहा था कि जब बजट आने वाला था कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो उस पर केंद्रित ये बजट होगा, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म इसमें परियोजनाएं हैं। कोई ऐसे बहुत कम ऐसे जिक्र हैं जो छोटे तौर पे फायदे के लिए हों, लॉन्ग टर्म परियोजनाएं, और ऐसी परियोजनाएं जो शायद उनका भी जिक्र है जो पहले से चली आ रही थी, जिनकी घोषणा पिछले बजट में उससे पहले भी की गई थी। देखिए, अगर हम पिछली घोषणाओं की बात करते हैं, आपने कहा लॉन्ग टर्म की घोषणाएं हैं, तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चलते हैं। अभी आपने जो पिछला वेबिनार चल रहा था, उसमें आपने खुद ही अपने आप जवाब दिया था और ये कहा था कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत संजीदगी के साथ काम कर रही है, सचेत है और अपने आप को साबित करना चाहती है कि महिलाओं के लिए इस प्रदेश में काम करने का एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। महिला बटालियन की घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने, सुरेश खन्नानी जी ने, जो निश्चित रूप से महिलाओं को एक अच्छा माहौल देगी। आप जब किसी थाने में जाते हैं, किसी जगह जब अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, तो वहां पर स्थिति होती है कि आप अपनी बात को गंभीरता से नहीं कह पाते हैं। लेकिन थानों में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, सुरक्षा बल में संख्या महिलाओं की बढ़ेगी, तो आप एक अच्छे माहौल में वहां पहुंच सकेंगे। ये एक त्वरित वाली चीज है, ये लॉन्ग परियोजना नहीं है। दूसरा, सड़कों की बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है और ये कहा है कि हम इसको काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने पिछले 5 साल के अंदर अगर हम देखें, कितने हाईवेज का निर्माण हो गया है। दिल्ली से जब आप मेरठ जाते थे तो आपको 2.5 से 3 घंटा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता था। आज आप दिल्ली में अपने स्टूडियो से निकले और मेरठ जाना है, मात्र 40 मिनट की दूरी में आप पहुंच जाते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे की जो केंद्र NHAI के माध्यम से जो योजना चल रही है, सरकार ने हल्का सा उसको भी छुआ है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कहा है, जो जिससे हम लखनऊ तक पहुंचेंगे। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक अच्छा खासा बजट इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसमें मैं एक दूसरे पहलू पर भी जाना चाहूंगा। वो दूसरा पहलू ये है कि व्यवस्थाएं देने से, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं तो मुझे दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। व्यवस्थाएं देना और उन व्यवस्थाओं पर अमल करवाना, ये दोनों जिम्मेदारी सरकार की होती हैं। वर्ष 2017 में जब योगी सरकार अस्तित्व में आई तो पहले दिन ये कहा गया कि गड्ढा मुक्त सड़कें पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। सड़कों की हालत सुधरी है, लेकिन आज भी हम लोगों ने, मैं दैनिक जागरण में था तो उस समय मैंने खुद देखा, हम लोगों ने करीब 45,000 किलोमीटर का सर्वे कराया।
जिसमें 1 से 1.5 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख हमको वो स्पॉट्स मिले जिनमें लगातार हादसे होते हैं। अब उनको चयनित भी किया गया, उनको सामने भी लाया गया, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट कौन होगा? आप डीएमवी से जाते हैं, कई जगह कट किए और उसके बाद में एनएचएआई ने बनाए और पुलिस ने बंद करा दिए। अगर वो सही थे तो एनएचएआई ने बनाए क्यों, और गलत थे तो पुलिस ने बंद क्यों करा दिए? दोनों ही व्यवस्था के हैं, चाहे वो राज्य सेतु निगम हो चाहे एनएचएआई हो। अगर और दोनों जगह आपकी सरकार है तो आपको ये सोचना भी होगा कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप जनता का करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, हजारों करोड़ रुपया, आप उसको बना करके खड़ा कर देते हैं और वो एक सफेद हाथी बनकर के तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकार की मंशा यहां तक सही पहुंचेगी, शिखर से शून्य तक लेकर के, तभी हम कहीं न कहीं उनकी योजनाओं को पूरी तरीके से फलीभूत कर सकेंगे। एक पॉइंट और मेरा है, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक पॉइंट और है, बात महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की। आप देखें कि निश्चित रूप से माहौल सुधरा है, महिलाओं को काम करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी संगठित अपराध तो रुका है, लेकिन एकल अपराध अभी भी लगातार जारी है। वो अपराध जो किसी सोच के माध्यम से नहीं होता है, अचानक में हो जाता है। हाथरस की अभी पिछली घटना, अजय शुक्ल जी जुड़े हुए थे, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र किया। हम हाथरस की घटना का जिक्र करें, हम रायबरेली की घटना का जिक्र करें, हम दिल्ली में भी, जो दिल्ली तो खैर केंद्र में पहुंच गया, उसकी कोई बात नहीं, 2 बड़ी घटनाएं, हाथरस और रायबरेली और उन्नाव, ये तीनों घटनाएं संगठित नहीं थी, ये अचानक में हुई घटनाएं हुई थी। लेकिन अचानक में हुई भी घटनाएं क्यों हो जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी भी पुलिस व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। पुलिस मामलों को जल्दबाजी में खोलने के लिए मीडिया ट्रायल के दबाव में आकर फर्जी खोलती है, और जब कहीं पर गलत घटना खुल जाती है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। उस पर जब रोक लगेगी तब काम आगे आता है। लंबे समय से ओवरड्यू है ये पूरे देश के लिए, लेकिन इस पर कोई सरकारें ध्यान नहीं देती, कोई सरकारें काम नहीं करती। लेकिन जब प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसा हो, जो कई देशों से बड़ा प्रदेश हो, तो जिम्मेदारी वहां के मुखिया की ज्यादा हो जाती है। रेणुका जी, जो घोषणाएं की गई उसमें कई एक्सप्रेसवे की बात की गई है, मेडिकल कॉलेज, हर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, 2 परियोजनाएं हैं, और इसके अलावा जो योगी सरकार की एक पुरानी है, एक जनपद एक प्रोडक्ट। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए एक तो हर जगह विकास पहुंचे, हर जगह के लोग उसकी दौड़ में उसके साथ शामिल हो, चल सके, ये कोशिश है। दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था हर जगह मुहैया हो पाए लोकल लेवल पे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। आपका माइक म्यूट है रेणुका जी। जी, तो सबसे पहले जो आशुतोष जी ने महिला सुरक्षा पर बात करी, उसका मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। कोविड का समय था, तो उसमें आदि, क्योंकि मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ, तो मेडिकल अपने हॉस्पिटल भागना पड़ता। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, पूरे कोविड के दौरान मुझे 2 बजे रात के भागना पड़ता था, तो मैं जाती थी। मुझे इतना विश्वास था 100 नंबर और 112 नंबर में कि मैं अपनी गाड़ी उठाती थी और खुद चली जाती थी। कोविड के 2 वर्ष अगर मेरे को दिल में जरा भी डर होता कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो शायद मैं घर से निकल नहीं पाती। ये है मेरी सरकार। और इसके अलावा जैसा आपने कहा, मेडिकल व्यवस्था है कि 14 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा आप देखिए, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था की गई है। और स्टार्टअप, सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी सीएस सृष्टि जी भी बता रही थी कि स्टार्टअप्स को विशेष ध्यान में रख के उसके लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा पर्यटन में देखिए, पर्यटन में कितनी नौकरियां की घोषणा की गई है। सुरक्षा की बात करें तो 3 पीएससी बटालियन बनेंगी, जिसके अंदर महिला बटालियन बनेंगी। सामूहिक विवाह, महिला समर्थ योजना, फार्म पार्क, मेट्रो, पशुओं की समस्याओं की योजना, क्या कुछ नहीं इस बजट में कवर किया गया। इसके अलावा महिला पेंशन, और इसको महिलाओं को, खासकर महिलाओं के ग्रोथ, इंडस्ट्री और हर तरह से, जैसे सृष्टि जी भी कह रही थी कि खाली रूरल नहीं, अर्बन रूरल दोनों महिलाओं को, अगर स्टार्टअप है वो खाली रूरल के लिए नहीं, वो अर्बन के लिए भी है। जो आज की हमारी नई लड़कियां हैं जो अच्छी पढ़ाई करके विदेशों में वापस आ रही हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजनाएं जो हैं, वो अगर वो उत्तर प्रदेश में हैं तो वो ये छोड़ के कहीं बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी में नहीं जाना चाहेंगी, अपने प्रदेश में ही रहकर अपना व्यापार कर सकती हैं स्टार्टअप के माध्यम से। मैं टोकूंगा रेणुका जी, मैं टोकूंगा। आपने कहा पशुओं के लिए योजना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं और समीक्षा करना मेरा अधिकार है।
मुझे नहीं लगता है आपने हाल फिलहाल में किसी गांव को देखा होगा पास से। गांव में वो किसान जो अपनी पसीने की मेहनत से खेत में फसल उगाता है, आज के समय वो आंसुओं से रो रहा है। फसलें उजड़ गई हैं लोगों की। जो ये बड़ी पशु हैं समस्या है। पहले ये इस बड़ी समस्या समस्या है का आशुतोष जी। 7 साल में इसको लेकर इस सवाल समस्या उठते का रहे हैं अर्चना सरकार जी, से। जी अर्चना जी जी, इस आशुतोष जी, समस्या का 7 समस्या साल कब में नहीं थी? कोई भी हल आशुतोष जी, समस्या कब नहीं थी मुझे बताइए। मेरी आप नहीं नहीं अगर नहीं आपका मेरी ये कहना है मेरी करते हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 7 साल में कोई भी समस्या का हल नहीं निकल पाई। योगी, ये स्थिति होती है। अभी मैं फर्रुखाबाद की अपने यहाँ की बात करूंगा। किसानों का खेत उजाड़ दिया गया, उन्होंने तार लगाया खेत में पशुओं से रोकने के लिए। एक पशु हल्का सा उसके कटीला तार लग गया, उसके बाद में एसडीएम पहुंच जाता है वहां और उस किसान के खिलाफ कार्रवाई कर देता है, जिसके बाद में करीब 100 से 150 किसानों ने तहसील पर जाकर के धरना दिया और कहा कि या तो हमें बंद कर दो अपने यहाँ बाड़े में जो बात या आप ये इन कह रहे पशुओं हैं, को कर दो। ये वाकई बड़ी समस्या है और मुझे नहीं समझ में आ रहा लंबे समय से समस्या चली आ रही है और इस पर क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्यों इग्नोरेंट है इस मामले को लेकर। हमारा देश अर्चना जी जवान ऐसा और नहीं किसान, है, हमारा अर्चना जी देश ऐसा हमारा नहीं देश है। जवान और अगर आप किसान के माने, माध्यम अगर से चलता आगरा है। की मैं बात करूं, आगरा की बात करूं, मुझे हमारा कितनी देश पता है नई गौशालाएं, आगरा की ही अगर मैं बात करूं तो कितनी नई गौशालाएं बन गई, सरकारी जमीनें अलॉट हो गई हैं नई नई गौशाला बनने के लिए। या गौशाला में जितनी पशु है ही नहीं। नहीं नहीं, गौशाला में मेरा ये पशु नहीं, मानना नहीं नहीं। पशु सड़क पर है। गांव का अगर किसान, दो चीजें पशु हैं, सड़क पर अगर है, एक चीज को आप हाइंडसाइड से आई थिंक पशु सड़क पर है, अर्जुन जी, पशु I'll सड़क पर just है और उसका पैसा जाने वाला ग्राम प्रधान के पास जाता है। ठीक ग्राम है। प्रधान गांव की चमेली देवी है और चमेली देवी कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, काम करते ये हैं तो उनके खैर ये पति देव। समस्या है, ये कि चीज लंबे देखनी समय से पड़ेगी ना, समस्या है और ये कोई भी देखना समस्या पड़ेगा, इस सीधे पर तौर अमल पर करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप ये जिम्मेदारी सरकार की, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। देखिए, इस हद नहीं तक सकती। अर्चना जी, इस हद तक व्यवस्थाएं हो रही हैं कि मैं अगर आगरा की बात करूं तो 17 अभी आगरा की बात करूं तो अभी सिकंदरा एक यहाँ पे स्मारक है, यहाँ से कितने हिरन लेकर वो उन्होंने इटावा सफारी में भेज दिए हैं। तो देखिए कितनी, मैंने जब अखबार की हेडलाइंस सुनी तो मुझे गूज बम्स हो रहे थे कि कितना सोचा जा रहा है मैं हिरन कि की अगर बात उसके नहीं पास कह रहा में हूँ, भोजन, मैं बैल की बात कह रहा हूँ, मैं उन गायों की बात कह रहा हूँ जिनको लोग छोड़ देते हैं। तो बहुत बहुत ड्राइव हो इसमें जाएगा। गाय, डॉग, बंदर सब शामिल है। आपने जिस तरह से कहा कि आप आती हैं, बरेली से आती हैं, जी जी जी, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा था इससे पहले तो ऐसा लगता था कि जो एरिया डिस्पैरिटी है, कहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा काम हो रहा है, जो पूर्वांचल का इलाका है या जो बुंदेलखंड का इलाका है वो इग्नोर हो रहा, वहां पर काम नहीं हो रहा। लेकिन क्या आपको ये बजट इस लिहाज से बैलेंस्ड बजट लग रहा है कि हर एक एरिया को ध्यान रखा गया है ताकि पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो? अर्चना जी, सबसे अच्छी बात इस बजट में है कि टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है। देखिए आज ना टेक्नोलॉजी की वजह से आप एक गांव में हो या शहर में हो, आपके पास लिमिटेशन नहीं है। अगर इंटरनेट है, आप वहां पे भी बैठ के यूट्यूब पे आप समझ सकते हो कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी से अपने लेटर्स लिख सकते हो, चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, या फिर आप टेक्नोलॉजी के यूज से वीडियो बना के अपनी बात को पहुंचा सकते हो या लर्निंग कर सकते हो। आज इतनी अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे इस बजट में टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स टू स्टूडेंट के लिए जो बजट दिया गया है, इंस्टेड एक और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे फोकस करते हुए हैंडीक्राफ्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया गया है, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएशन है। क्योंकि हमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज को और एक्सपोर्ट करने की इच्छा रखनी चाहिए हमारी, कि हम कैसे डॉलर्स में या डिफरेंट इंटरनेशनल करेंसी में अर्न कर पाए और अपनी ग्रोथ जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर पाए। सो आई थिंक ये दो इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हुए और ओडी ओपी का जो इनिशिएटिव और मार्केटिंग के लिए सपोर्ट सिस्टम जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। और इसके अलावा मेरा यही व्यू है कि जैसे हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन ओन बिजनेसेस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। 2018 में जो पॉलिसी बनी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके हिसाब से 3% वुमेन ओन बिजनेसेस से खरीदना ही है मिनिस्ट्री को, पीएसयूज को। मुझे लगता है जैसे आप बात कह रहे थे कि अनाउंसमेंट हो जाते हैं,
बात हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत फोकस करने की जरूरत होती है। तो इतनी बड़ी एक हमारी अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है वुमेन के लिए कि 3% वुमेन तो कॉलेज हम लॉन्च रहे हैं, उन इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी उतना ही बजट लगाए या सपोर्ट सिस्टम दे, सो दैट ट्रेनिंग के थ्रू वो चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नई चीजें लाना जरूरी नहीं है, जो चीजें हैं और अगर अच्छी हैं उन पे ध्यान देके उनको इम्प्लीमेंट कराना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। अर्चना जी। बिल्कुल। अच्छा आशुतोष जी, आपको क्या लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या इसमें आप जो आकलन है या आप जितना देखते हैं जमीन पर, क्या आपको लगता है इसमें वाकई काम हुआ है और ये व्यवस्था जो उद्यमी है उनको मिली है, या इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है उद्यमियों के लिए वो सुरक्षा को लेकर होता है, अपराध को लेकर होता है कि किस प्रदेश में क्या स्थिति है, उसको लेकर भी वो इन्वेस्ट करते हैं। क्या इन दो स्थितियों में आप सुधार देखते हैं? सुधार की बात करनी होगी। देखिए, सुधार की बात अगर कही जाए तो गाजियाबाद अभी एक जिला एक उद्योग में चयनित हुआ है उत्तर प्रदेश की ओर से। निश्चित रूप से वहां उद्यमियों को अच्छा माहौल मिला, उन्होंने अपने उद्योगों को दिखाया और उसके बाद में उनको वहां पर लाभ मिला और वो एक उस राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के वहां पर चयनित हुआ। लेकिन हम पूरे प्रदेश की बात करें, जो अभी बार बार कहीं कहीं सरकार पर एक आरोप लग जाता है कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस रहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर और बाकी मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल तक वहां पर जाते जाते एक ऐसा लगता है कि योजनाएं थक जाती हैं और योजनाएं बूढ़ी हो जाती हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्योंकि ये एनसीआर का क्षेत्र पूरा आपका दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश का मोहरा भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी पहुंच जाता है। तो बसपा सरकार रही हो, सपा सरकार रही हो और भाजपा सरकार रही हो, इन तीनों लोगों का यहाँ पर पूरा फोकस रहता ही रहता है। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज भी अभी इतनी अच्छी स्थितियां हुई नहीं है जितना हमको दिखाई पड़ता है। आप एक छोटा सा उद्योग अपना शुरू करना चाहते हैं, आपके पास में 1,50,000 रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की पूंजी है और अगर आप उससे सोचें कि आप अपने गांव में भी कोई काम शुरू कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आप आसानी से इतनी आप उस चलिए, आप कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत आसान नहीं है व्यवस्थाएं। रेणुका जी, इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था की गई है जो शायद बहुत जरूरी था इस बजट में। स्टार्टअप में रैंकिंग में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नंबर 1 यानी टॉप पे चल रहा है। व्यवस्थाओं में सुधार अगर और होगा तो शायद ये गति और बढ़ेगी, जिसका जिक्र आशुतोष जी भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं कुछ समय पूर्व एक किताब पढ़ रही थी तो उसके अंदर था कि कुछ वर्षों पूर्व यूएस में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। तो उसमें ये क्या एक होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें ये था कि अगर हम सब बजट क्योर और दवाइयों में ही लगा रहे हैं तो उसके प्रिवेंशन में वो बजट लगाएं तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जैसे ही हमारी सृष्टि जी ने बोला कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में अगर थोड़ा सा बजट और फोकस उस तरफ करें कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, योजनाएं आ गई, अब इम्प्लीमेंटेशन में अगर स्मार्ट माइंड्स, यंग माइंड, इंटेलिजेंट माइंड और एक्सपीरियंस माइंड्स अपना लगेंगे, एक कुशल टीम लगेगी तो इम्प्लीमेंटेशन में तो आई एम श्योर कि जितने स्टार्टअप्स हैं या जितने हैं, और अभी पीछे मेरी आगरा में जो वीसी हैं आशु रानी जी से भी बात हो रही थी और मैंने खुले मंच पे उनसे प्रश्न किया था कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में मेंटोर, स्टार्टअप के लिए मेंटोर्स की एक अगर योजना बनाए, तो उन्होंने मुझे बहुत आश्चर्य कर देने वाला जवाब दिया कि आगरा यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी उनका एक डिपार्टमेंट है जहां पे वो स्टार्टअप्स के लिए मेंटरिंग करते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत योजनाएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन शायद जब, क्योंकि आप और हम तो एक जनरल आज बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम अगर अपना स्टार्टअप की तैयारी करेंगे, या मेरी बेटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ करके वापस आगरा आके अपना एक अभी स्टार्टअप किया है, और जब वो मैं उससे चर्चा करती हूँ रोज में, तो वो मुझे रोज एक बताती है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, शुड आई टेक दिस, शुड आई टेक दैट अप, एंड यू नो शी इज डिस्कसिंग दिस विद द सीए ऑल द टाइम। सो दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। और मैं आशुतोष जी के लिए तो अब आप अपने पर मत लीजिएगा आशुतोष जी, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मंजिलें लाख आए गुजर जाऊंगा और हौसले हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मैं नहीं कह रही, आज ये सुरेश खन्ना जी हमारे वित्त मंत्री ने बोला था बजट के दौरान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी आपका, तृप्ति आपका जुड़ने के लिए। और